So good morning class. Today we'll start with class 9 chapter 3 electoral politics. So this is our sixth lecture regarding electoral politics and our today's topic is 3.3 what makes election in India democratic. So listen class, in last classes we have studied that how candidates and party use cheap tricks to win elections. So हम कह सकते हैं कि बहुत सारी पार्टियां ऐसे हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं एंड पावर का यूज करते हैं. बट अगर एक हम जनरल क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं कि इलेक्शन जो होते हैं इंडिया में क्या वो सही में डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस वो डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं. बट देयर आर some political parties and some political leaders which use money and muscle power to win the election. So हम देख सकते हैं कि अगर किसी तरह के कोई भी इश्यूज एराइज होती है तो होता ये है कि जो मीडिया है, जो टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, इन सब पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अच्छे कामों को दिखाया जाता है या फिर बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किस गवर्नमेंट ने कितना डेवलपमेंट किया है और किस पार्टी ने डेवलपमेंट अभी तक नहीं की है. सो इस तरह से होता क्या है, एक डिबेट सा स्टार्ट हो जाता है मीडिया में. सो उसके वो सब देख करके जो लोगों के माइंड में जो माइंडसेट है अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. लेकिन इन सब के अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखना है कि जो भी इलेक्शंस का जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए. सो देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट. सो हम कह सकते हैं कि इंक्लूजन का मतलब होता है कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स. सो क्लास दिस इज अ प्रोसेस इन विच जो रियल कैंडिडेट है, हु इज द रियल वोटर, जो रियल वोटर्स हैं उसके नाम की जगह पे एक ऐसे वोटर का नाम होता है जो कि वो जेन्युइन नहीं है. मीन्स हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में भी थोड़ी बहुत कमी है जिसमें लोग जो है इस तरह के काम करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. सो हम कह सकते हैं, जिसे हमने लास्ट क्लास में कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंगली जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस था उसके अकॉर्डिंगली जो भी पब्लिक फैसिलिटीज है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक कार, पब्लिक बसेस, इन सबको हम फॉर इलेक्शन पर्पस यूज नहीं कर सकते हैं. और जो भी ऑफिशियल्स हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्टर्स, वो जो है किसी तरह का डिसीजंस नहीं दे सकते हैं, प्रोग्राम्स स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. सो इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज को यूज नहीं करेंगे और उनके जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, दे कैन नॉट डू सच रूलिंग पार्टीज. सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी तरह का भी मिसयूज गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का नहीं होना चाहिए. सो एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज. सो हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया, लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी कि सेंट्रल कंस्टिट्यूंसी में 25 लाख होना चाहिए और स्टेट असेंबली में 10 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज जो रिच कैंडिडेट्स हैं, जो बहुत ही रिच कैंडिडेट्स हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं टू गेट वोट फ्रॉम द पीपल. और जो बिग पार्टीज हैं वो भी सेम टू सेम यही काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं टुडेज इज द बीजेपी इज द बिग पार्टी इन इंडिया. सो बीजेपी के पास बहुत सारा पैसा है. बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती है इन इलेक्शन कैंपिंग. सो इसी तरह के ये जो मिसयूज है ये चीजें नहीं होनी चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट इज इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रैगिंग ऑन द पोलिंग डे. सो हम कह सकते हैं इंटिमिडेशन का मतलब होता है प्रेशराइज करना. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कि फोर्स करते हैं कि आपको हमें ही वोट करना है और किसी को वोट नहीं करना है. सो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. अब रिगिंग ऑन द पोलिंग डे का मतलब होता है, रिगिंग का मतलब होता है हेरा फेरी करना.
हेरा फेरी मीन्स यहाँ का वोटर वहां पे वोट कर देगा, वहां का वोटर यहाँ पे, मीन्स किसी तरह से हेरा फेरी करना वोट्स के। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस दिन वोटिंग होती है, जिसे हम लोग पोलिंग डे कहते हैं, जिस दिन वोट पड़ता है, जिस दिन हम लोग वोट डालते हैं, उस दिन क्या होता है, वोट्स की हेरा फेरी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक इशू आया था अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि उसमें अगर आप कोई भी बटन दबाएंगे तो वोट किसको जाएगा, बीजेपी को जाएगा। यू हैव सीन इन द न्यूज, आपने न्यूज में देखा होगा उस चीज के बारे में। सो यहाँ पे रैगिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हो रहा है, जिसकी वजह से हम किसी को भी वोट दे, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट जा रहा है। सो अगर हम कह सकते हैं अगर ये सारी चीजें बंद हो गई तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन है इंडिया में वो डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही है। अगर ये सारी चीजें मौजूद है तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है। सो बेसिकली अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो जो मीडिया है, जो न्यूज़पेपर है, जो रेडियो है, वो क्या करेगी, इन सब बातों को लोगों तक लाएगी और इस पे बहुत ज्यादा डिबेट चलेगा मीडिया में कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलर पार्टी जो है इस तरह का वर्क कर रही है और जो पर्टिकुलर पार्टी है इस तरह का नहीं कर रही है। मीन्स सीधे सीधे हम कह सकते हैं देयर विल बी ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज एंड दैट पॉलिटिकल पार्टीज कैरेक्टराइजेशन विल बी डन ऑन द न्यूज़पेपर। हम कह सकते हैं कि उस पार्टी की जो छवि है, कैरेक्टराइजेशन जो है वो उस न्यूज में दिखाया जाएगा, जिससे कि एक्चुअली हम कह सकते हैं दिस इज अ प्रोसेस ऑफ माइंड वॉशिंग इन द टेलीविजन। सो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यूज जो मीडिया है वो एक पर्टिकुलर पार्टीज को बहुत अच्छा दिखाएगी, जिससे कि हमारा जो मन है उसके तरफ चले जाए एंड वी विल वोट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। सो इसी तरह के बहुत सारे चीजें हो रही है जो कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है या फिर बहुत ज्यादा नुकसान भी है। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पीपल हैव बीन चीटेड। So class, our next topic is Independent Election Commission. So हम कह सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है और प्रेसिडेंट के अपॉइंट करने के बाद आफ्टर बीइंग ए CEC मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब बन जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट को भी वो आंसर नहीं करता, मीन्स वो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है इन द टाइम ऑफ इलेक्शन। सो हम कह सकते हैं कि इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, जिसे हम लोग इलेक्शन कमीशन कहते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट। सो इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो जब इलेक्शन के टाइम पे जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन लेती है और ये जो है किसी को आंसरेबल नहीं है, मीन्स इसकी जवाबदेही वो किसी की भी नहीं है, ना ही वो गवर्नमेंट को जवाब देगी ना ही प्रेसिडेंट को। Election Commission take decision on every aspect of conduct of election from the announcement of election to declaration of results. So हम कह सकते हैं कि जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, मींस डेट कब से इलेक्शन स्टार्ट होंगे और कब तक चलेगा और अप टू द रिजल्ट डेट्स, उसके बीच में अगर किसी तरह का कोई भी काम होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं अगर स्टेट असेंबली की इलेक्शन हो रही है तो उस समय जो हेड होगा डिसीजन में वो कौन होगा, इलेक्शन कमिश्नर होगा और उस समय चीफ मिनिस्टर का भी उतना पावर नहीं रहता है जितना इलेक्शन कमिश्नर का रहता है। बस उस समय इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोर्ट किसको करेगी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर गवर्नर ऑफ द सेंटर। सो मीन्स उस समय हम कह सकते हैं जो भी पावरफुल लीडर्स है, चीफ मिनिस्टर हो या फिर अदर मिनिस्टर्स हो, इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू देम, सो ही विल ओनली रिपोर्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और उसके बीच में फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो रैली निकाल रहा है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेट, सो उसके बाद अगर वो किसी तरह का मिस यूज करता है या फिर मिस हैपेंस, सो जो भी वर्डिक्ट होगा या फिर डिसीजंस होंगे वो फाइनली डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्शन कमीशन पे
इलेक्शन कमिश्नर पे, और जो भी सजा होगी वो उसके अकॉर्डिंगली द गाइडलाइंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन सारी की सारी चीजें होंगी. सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट्स. So class, Election Commission implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करती है और कोई भी पार्टी और कैंडिडेट जो है उसके अगेंस्ट जाती है तो उसको पनिश भी करती है. इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स. सो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गाइडलाइन जारी करती है कि जो भी गवर्नमेंट पावर्स है और उसको मिसयूज नहीं करे. When on election duty, government officials work under the control of the election commission. जब इलेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं. सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन.